हाँ तो स्टूडेंट्स, आज विषय विज्ञान में कक्षा 9 के लिए हम उपविषय लाए हैं केमिस्ट्री का, और चैप्टर का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ, जिसे हम अंग्रेजी में कह देते हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। बच्चों, ये चैप्टर का ही नाम है हमारे आसपास के पदार्थ, तो हमें इस पूरे चैप्टर में हमारे जो आसपास के पदार्थ हैं उनके बारे में स्टडी करना है। किंतु हमें ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि हम जो आसपास के पदार्थ देखते हैं तो उनमें क्या विशेष गुण या क्या ऐसी बात है जिसके विशेष के लिए हम आज ये चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो यदि बच्चों हम बात करें अपने आसपास के या पड़ोस की बात करते हैं तो हमें अपने आसपास में लकड़ी, मेज़, कुर्सी, पत्थर, बालू और विभिन्न प्रकार के ऐसे पदार्थ जो तरल होते हैं, जैसे दूध, तेल आदि, ये पदार्थ होते हैं। किंतु हम इन पदार्थों को किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, इनको हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, इन पदार्थों को हम क्या वास्तव में यही पदार्थ होते हैं या वातावरण में हमारे उपस्थित और अन्य पदार्थ ऐसे हैं जिनको हम देखते नहीं हैं किंतु वो पदार्थ की श्रेणी में आते हैं। जो भी हमने बात करी है वह बात करी हमने कहीं की ठोस ऐसे पदार्थ की, ठोस की या द्रव की, किंतु क्या उस पदार्थ ऐसे भी हैं जिनके बारे में हम अज्ञान होते हुए भी उनको महसूस करते हैं। तो हम आज इस चैप्टर में इसी बात को लेकर के आए हैं कि हम पदार्थ को किस प्रकार से उनकी भौतिक अवस्थाओं के आधार पर पढ़ते हैं। यदि हम बात करें एक छोटे से एग्जाम्पल की, तो हम जो वातावरण में अपनी सांस लेते हैं तो वह भी एक किन्ह किसी ऐसे पदार्थ का आभास कराती है जो हमें प्राणवायु के नाम से जानते हैं। तो हम उस पदार्थ को भी, उस तत्व या अवयव को भी हम पदार्थ की श्रेणी में रखते हैं। किंतु अब हम बात करते हैं परिचय के साथ साथ इस चैप्टर में हम कौन कौन से खंड और पढ़ने वाले हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे कि पदार्थ की वास्तव में सामान्य परिभाषा होती क्या है। तो बच्चों, फिर हम पढ़ेंगे वैज्ञानिक दृष्टि से पदार्थ की क्या परिभाषा होती है। उसके बाद जो टॉपिक आएगा, पदार्थ के कणों का आकार आएगा, फिर पदार्थ के कणों के अभिलक्षण गुण आएंगे, और फिर पदार्थ की हम भौतिक अवस्थाओं को पढ़ेंगे। तो हम पहली बात करते हैं पदार्थ की सामान्य परिभाषा क्या हो सकती है। जो हम वातावरण में उपस्थित ये पदार्थ देखते हैं कि क्या वास्तव में इन पदार्थ को हम किस प्रकार से अपने जीवन में स्टडी करते हैं, उनकी बात को हम देखते हैं जरा ध्यान से। इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उस सामग्री को ही पदार्थ कहते हैं। बच्चों, ये पदार्थ की सामान्य परिभाषा है। अब प्रत्येक वस्तु, जैसे हम पुनः इसको दोहरा दें, कुर्सी, मेज, लकड़ी, पत्थर, मिट्टी, दूध और जल आदि, तो ये तो हम इन पदार्थों को बड़े आसानी से देख सकते हैं। किंतु हमने दूसरी बात आपसे करी थी, वायुमंडल में उपस्थित जो वायु है हम ग्रहण करते हैं उसको हम देख नहीं पाते हैं, तो वह भी एक पदार्थ है। तो हम अब इस परिभाषा को पूर्ण रूप से शुद्ध करने के लिए वैज्ञानिक दृष्टि की ओर हमें इस परिभाषा को लेना पड़ेगा। किस प्रकार से कि जो अभी हमने बात कही थी कि हम और पदार्थ को देख सकते हैं किंतु वायु की बात करिए हम उसको देख नहीं सकते। तो हम इस परिभाषा को शुद्ध करना चाहते हैं, तो वैज्ञानिक दृष्टि से इस परिभाषा को हम शुद्ध किस प्रकार करते हैं। देखिए, इस ब्रह्मांड का प्रत्येक वह अवयव जो स्थान या आयतन जिसमें होता है, अर्थात स्थान घेरता है, तथा उसमें द्रव्यमान या सन्हति, जिसे मास बोल देते हैं, होती है, उसे पदार्थ कहते हैं। पदार्थ को हम प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में अनुभव भी कर सकते हैं। एवरीथिंग इन यूनिवर्स which occupies space and has mass is known as substance।
बट वी कैन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फील देम। देखिए, बात आती है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। प्रत्यक्ष का मतलब था हमने ठोस पदार्थ जैसे लकड़ी, मेज, पुस्तक आदि की बात की थी। इनको प्रत्यक्ष रूप में हम इनको टच भी कर सकते हैं और महसूस भी कर सकते हैं। इनका हम प्रत्यक्ष दर्शन भी कर सकते हैं। अप्रत्यक्ष की बात करते हैं तो हमने वायु का हम एक सिंपल सा एग्जाम्पल लिया। हम वायु को देखते तो नहीं हैं, किंतु जब उसको ग्रहण करते हैं हम उसको महसूस करते हैं कि हमने वायु को ग्रहण किया है। तो पदार्थ की अब जो शुद्ध परिभाषा हुई, वो परिभाषा किस प्रकार से हो गई? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप का अनुभव भी करना पदार्थ के लिए आवश्यक है। इसी आधार पर हम इस परिभाषा को आगे बढ़ाते हैं। चलिए तो एक बार दोबारा रिपीट कर देते हैं। इस ब्रह्मांड का प्रत्येक वह अवयव जो स्थान घेरता है तथा जिसमें संहति होती है उसे हम पदार्थ कहते हैं, और पदार्थ को हम प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में अनुभव भी कर सकते हैं। जिनके अंदर ये गुण हैं, ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु चाहे कोई सी भी है, वह पदार्थ की श्रेणी में आ जाती है। चलिए अब बात की जाए कि पदार्थ के कणों का आकार कैसा होगा। हमारे दिमाग में जब पदार्थ पढ़ लिया, पदार्थ की परिभाषा पढ़ ली, तो हमारे दिमाग में एक विचार आना चाहिए कि भाई पदार्थ किस प्रकार के कणों से मिलकर बना होगा। हम एक जनरली एक सिंपल एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। हमारे पास एक चौक है और चौक को हमने तोड़ते तोड़ते बहुत बारीक से बारीक कणों में परिवर्तित कर लिया। एक स्थिति ऐसी आ जाएगी, उस चौक के कण को हम और अधिक सिंपल भाग में या अवयव में तोड़ नहीं सकते। एक संरचना इस प्रकार की आ जाएगी जिस प्रकार के सुई की एक नोक होती है, उस प्रकार का एक कण हमें प्राप्त हो सकता है। अब इस स्थिति में हम बात करें सुई के आकार के रूप में कण की, तो मान लीजिए ये तो हमने देख लिया, हम उसको महसूस कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, किंतु कणों का आकार इससे भी परे है। सिंपल शब्दों में ये कह सकते हैं कि कणों के आकार की व्याख्या नहीं की जा सकती। इसका हम एक प्रयोग समझते हैं, सिंपल प्रयोग जो आप घर पर भी कर सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक बीकर है और बीकर में हमने पानी भर लिया, कांच का बीकर ले लिया हमने, उसमें हमने पोटेशियम परमैंगनेट, जिसे हम कुएं की लाल दवा कहते हैं, उसके 2-4 कण डाल लेते हैं। जैसे ही हम उसको हिलाते हैं, पानी का जो रंग था वो तेजी से परिवर्तित होने लगता है और सारा जल रंगीन अर्थात कलरफुल हो जाता है। अगर हम उस गिलास में थोड़ा पानी मिलाते जाएं, बार बार 8 या 10 बार हम जिसमें पानी बढ़ाते जाएं थोड़ा थोड़ा, तो उसका रंग हल्का तो पड़ जाएगा, किंतु रंग पूर्ण तरह से गायब नहीं होता। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हमारे इन कणों के साइज के आधार पर ही है। हमने कण मिला तो दिए थे, किंतु हम उन कणों को देख नहीं पा रहे हैं, बार बार उनको तनु करने के बाद भी उनको अलग नहीं कर पा रहे हैं। तो इस प्रयोग से हमें ये निष्कर्ष निकलता है कि पदार्थ के कण बहुत अति सूक्ष्म होते हैं, बहुत टीनी होते हैं, जिनको हम देख नहीं पाते हैं। हाँ, उनका स्वरूप से रंग बदल जाता है पदार्थ का, तो हम उसको बड़े प्रत्यक्ष रूप से अनुभव भी कर सकते हैं। तो जो हमारी बात थी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष की, वो हमारे इस प्रयोग में महसूस आपको हो रही होगी। इस प्रयोग को आप घर पर कर सकते हैं। एक सिंपल प्रयोग आपका है डेटॉल। आप एक मग्घा पानी ले लीजिए, उस मग्घे में थोड़ी 2-4 बूंद डेटॉल की डाल दीजिए। मग्घे में पानी जब पहले था बिना डेटॉल के, तो आपको पानी में कोई गंध नहीं आ रही होगी, और जब आप डेटॉल की 2-4 बूंद डाल देते हैं तो उसमें वह गंध आने लगती है। उसमें थोड़ी मात्रा और बढ़ा दीजिए पानी की तो भी गंध आएगी, थोड़ी और बढ़ा देंगे तो भी गंध आएगी। आप
उन कणों को उससे पृथक नहीं कर सकते, क्योंकि हम उन कणों का साइज जानते ही नहीं हैं, उनका रूप जानते ही नहीं हैं। तो हमारी कल्पना थी जो हमने आपको एक चौक के टुकड़े से लेकर के 2 ओरली प्रयोग हमने बता दिए आपको। इस प्रयोग को आप घर पर भी करके देख सकते हैं। चलिए, ये प्रयोग आपके बुक में भी हैं, आप पढ़ेंगे तो मिल जाएंगे। देखिए, अब बात करते हैं, अगला विचार हमारे दिमाग में ये आता है कि पदार्थ के कणों के जो गुण हैं वो क्या होने चाहिए। तो वास्तविक की बात यदि हम करें तो मुख्य रूप से पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण, जो विशेष गुण हैं, वो 3 होते हैं। कौन कौन से देखेंगे। पहली बात हम करते हैं बात, पदार्थ के कणों के बीच कुछ रिक्त स्थान होता है, गैप्स होता है। इस रिक्त स्थान या गैप को हम कह देते हैं अंतरा आणविक स्थान या अंतरा आणविक अवकाश, इंट्रा मॉलिक्यूलर स्पेस अंग्रेजी में इस वर्ड का मीनिंग है। चलिए, अगली बात, पदार्थ के नंबर 2 जो गुण आता है इसका, पदार्थ के कणों के बीच एक आकर्षण बल होता है, जिसे हम बोल देते हैं अंतरा अणुक बल या अंतरा आणविक बल, इसे अंग्रेजी में बोल देते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। चलिए, अगली बात करते हैं हम पदार्थ नंबर 3 गुण के, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। बच्चों, इस गुण के बारे में मैं थोड़ी सी एक बात बताना चाहता हूँ। इस गुण को रॉबर्ट ब्राउन ने एक गिलास में पानी भरने के पश्चात पराग कण, पुष्प के पराग कण या पोटेशियम परमैंगनेट के कणों को पानी की ऊपरी सतह पर छोड़ दिया। उन्होंने देखा कि ये पराग कण बहुत तेजी से दाएं बाएं बर्तन की सतह को टकराते हुए दौड़ते हैं, अनियमित गति करते हैं। अब उन्होंने अपने ही नाम पर इस अनियमित गति का नाम रख दिया ब्राउनी गति। तो ये रॉबर्ट ब्राउन की एक स्पेशल खोज है जो आपको पढ़ने को मिलती है। कई बार ये मालूम भी कर लिया जाता है कि ब्राउनी गति किसे कहते हैं। तो ब्राउनी गति किसे कहते हैं, ये कण है पदार्थ के, और जब ब्लैक में ये मिलाए जाते हैं तो ये दाएं बाएं आगे पीछे को बहुत तेज़ी से गति करते हैं, इनकी कोई दिशा निर्धारित नहीं होती, ये गतिशील होते हैं। ये ब्राउनी गति का आपका एक सिंपल सा एग्जाम्पल है। ये रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी खोज की थी। चलिए, अगली देखिए, ये ब्राउनी गति। ठीक, चलिए अगली बात हम बात करते हैं इसके साथ साथ पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं। अब बात करते हैं पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं। तो पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं हम बात करें तो भौतिक अवस्था मतलब ये कि जिनको हम आसानी से अपने प्रत्यक्ष रूप में उनको देख सकते हैं। जो पदार्थ हैं उनको जो प्रत्यक्ष दर्शन हम कर सकते हैं, तो प्रत्यक्ष दर्शन के रूप में हम केवल 3 अवस्थाओं में पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं बांट देते हैं। वो कौन कौन सी होती हैं? नंबर देखिए 1, ठोस, जिसे हम सॉलिड बोल देते हैं। नंबर 2 होता है आपका द्रव, लिक्विड। नंबर 3 होता है आपका गैस। अब ये बात तो जनरली बात है कि हम 3 अवस्थाएं ठोस, द्रव, गैस की बात कर रहे हैं, किंतु वैज्ञानिकों ने इससे अतिरिक्त 2 ऐसी अवस्थाएं भी खोज ली हैं जिनको हम अपनी भौतिक अवस्थाओं में उनकी भौतिक अवस्थाओं में उनका दर्शन नहीं कर सकते, अर्थात उनको विशेष कंडीशन पर ही प्राप्त किया जा सकता है। और बात करें हम कहें कि तो जो अगले 2 अवस्थाएं हैं ये तो आप क्या कर सकते हैं, इनका प्रत्यक्ष दर्शन आप कर सकते हैं, प्रत्यक्ष दर्शन आप कर सकते हैं, इनको समझ सकते हैं। किंतु बात करें हम कौन सी, वैज्ञानिकों के अनुसार
ने दो अन्य अवस्थाएं भी प्राप्त की हैं, जो कौन सी हैं, चौथी और पांचवी? एक तो प्लाज्मा, और दूसरा है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेंट। हम BEC के नाम, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेंट के कण के नाम से भी जानते हैं। इसे सत्येंद्र नाथ बोस, जो भारतीय वैज्ञानिक थे, उन्होंने और आइंस्टीन ने मिलकर के खोजा था। पहले तो बात कर सत्येंद्र नाथ बोस की बात आती है, फिर बाद में आइंस्टीन की बात आती है। सन 2001 में इस कण को सत्यता सिद्ध करने के लिए वैज्ञानिकों ने एक पैनल बनाया था और बोस या बोसेन पार्टिकल इस कण को नाम दिया, क्योंकि इन्होंने इन दोनों वैज्ञानिकों सपोर्ट में अपने तथ्य प्रस्तुत किए। अर्थात पांचवी अवस्था BEC ही होती है। चलिए, तो ये बोस आइंस्टीन के बाद एक बात और जरा समझ लीजिए, प्लाज्मा क्या होता है। प्लाज्मा वास्तव में एक विशेष प्रकार की नली के अंदर दाब उत्पन्न किया जाता है और उसमें इलेक्ट्रॉन और गैसों के आयनीकरण होने के पश्चात जो मिश्रण बनता है, उस मिश्रण को हम बोलते हैं प्लाज्मा। ये दोनों जो स्थिति हैं, वो स्थिति वास्तव में नाभिक के संलयन की उपस्थिति में या नाभिक के संलयन की जैसी स्थिति में ही इनको हम देख सकते हैं। सामान्य अवस्था में इनका हम प्रत्यक्ष दर्शन नहीं कर सकते हैं। हाँ, तो देखिए, अब हमारा जो टॉपिक आता है वो ठोस, द्रव तथा गैस पदार्थों का गुण आता है। तो हमने मुख्य 3 अवस्थाएं पढ़ी थी, तो उनमें से पहले लेते हैं हम ठोस पदार्थों के गुण। तो ठोस पदार्थों की यदि बात की जाए तो हम सबसे पहले इनकी बात करते हैं ठोस पदार्थ के आकार एवं आयतन की। इसको समझने के लिए पहले से हमें एक प्रारूप बनाना पड़ेगा। मान लिया हमारे पास एक ठोस पदार्थ का प्रारूप बनाने के लिए हमने एक आकार चुन लिया और उस आकार में हमने जो है ठोस पदार्थ के कणों को दिखा दिया। बच्चों, ये भी ध्यान रखना आपको, ठोस के कण बहुत नज़दीक होते हैं और ये एक दूसरे से टाइटली पैक्ड होते हैं, अर्थात बहुत नज़दीक होते हैं। इनके कण अपने स्थान पर केवल कंपन करते हैं, अर्थात ये अपने स्थान से हटते नहीं हैं। देखिए, इस प्रकार से हमने इनके कणों को दिखा दिया। तो अगली बात करते हैं हम। देखिए, जो ठोस पदार्थ हैं उनका आकार और आयतन की बात करते हैं। पहले हम ठोस के अंदर जो कण या अणु होते हैं वो इतने नज़दीक होते हैं कि वह अपना स्थान छोड़कर कहीं जा नहीं सकते। वो केवल अपने स्थान पर कंपन करते हैं, वाइब्रेशन करते हैं, और इस स्थिति में उनका जो आकार और आयतन होता है वह निश्चित होता है, क्योंकि इनके अणुओं के बीच जो स्थान होता है बहुत कम होता है। लगने वाला आकर्षण बल उनको अपने ओर खींचे रखता है, जिसकी वजह से उनके आकार और आयतन दोनों ही निश्चित रहते हैं। अगली बात करते हैं हम, दूसरी बात हम करते हैं इनकी घनत्व की बात। डेंसिटी बोल देते हैं अंग्रेजी में इसको।
तो बच्चों घनत्व क्या होता है? इकाई आयतन में द्रव्यमान। तो घनत्व का फॉर्मूला पढ़ने के पहले स्मॉल डी बराबर m/b। ठीक, इकाई आयतन में जितना द्रव्यमान है अर्थात जिन कणों का जो इसमें द्रव्यमान है, अगर आयतन घटता जाता है और कणों की संख्या ज़्यादा होती है तो घनत्व ज़्यादा होता है। आयतन ज़्यादा है, कणों की संख्या कम है या द्रव्यमान कम है तो घनत्व क्या होगा? वहाँ पर कम हो जाएगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ कण बिल्कुल नज़दीक हैं। ठीक, तो इकाई आयतन में यहाँ कणों की संख्या ज़्यादा है, इसलिए इसका द्रव्यमान भी ज़्यादा दिखाई देगा। तो इसका इसलिए हम कहते हैं ठोसों का घनत्व भी अधिक होता है। तो अगली बात समझते हैं नंबर 3। नंबर 3 की बात करते हैं हम, संपीड्यता। ठोसों को यदि हम पहले समझते हैं संपीडित वर्ड होता क्या है। संपीडित होता है बाहर से दाब लगा करके उसके आकार को बदल देना या आकार में परिवर्तन कर देना या दबा देना। अब हमें पता है इनके जो ठोस होते हैं, ठोस के अणु बहुत नज़दीक होते हैं, इनके अणु के भी लगने वाला आकर्षण बल बहुत अधिक होता है और इनका आकार आयतन दोनों निश्चित होते हैं। जब इन पर बल लगाया जाएगा बाहर से, ठीक, तो इनके अणुओं का आकार बदलेगा नहीं, जिस रूप में है ये उसी रूप में रहेंगे, क्योंकि इनके बीच में गैप है ही नहीं अणुओं के बीच। दबाएंगे कहाँ से? ठीक, यदि हम इस मार्कर की बात करें, यदि हम इसको हाथ से दबाएं तो ये अपना आकार बदलेगा नहीं। ईंट की बात करें, ईंट को यदि हम अपने हाथ से दबाएं तो वह दबेगी नहीं, अर्थात इनकी कंप्रेसिबिलिटी लगभग शून्य होती है। तो हम बात करते हैं संपीड्यता। संपीडित होती है कंप्रेसिबिलिटी। तो आकार और आयतन निश्चित होने की वजह से इनके क्या होता है, इनका संपीडितता लगभग नगण्य होती है। ठीक, अगली बात करते हैं। अगला टॉपिक हमारे पास आता है ऊष्मा प्रसार। क्या होता है? ऊष्मा प्रसार। ठोसों को जब गर्म किया जाता है, ठोसों को जब गर्म किया जाता है तो ये ऊष्मा पा करके अपने अणुओं के बीच थोड़ा सा वाइब्रेशन तो कर लेते हैं, अर्थात अपने आकार को अधिक विस्तारित नहीं कर पाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इनका ऊष्मा प्रसार कम होता है, नगण्य, लगभग बहुत कम। ठीक, और यदि हम ऊपर वाले टॉपिक की बात करते हैं तो आपको मैंने बताया था घनत्व क्या था इसका? बहुत अधिक। और ये बात करते हैं हम आयतन की, तो दोनों ही निश्चित। चलिए अगली बात करते हैं हम नंबर 5 टॉपिक की। बात करें 5 की, तो बहने का गुण लेते हैं, ये सब बोलते तरलता बोल देते हैं। बहने का गुण या तरलता। तो भाई बहने के गुण बात करें, ठोसों के अणु नज़दीक होते हैं, अंतरा आणविक बल अधिक होता है और इन पर कंप्रेसिबिलिटी भी नहीं होती है, और जब हम इनको गर्म करते हैं तभी कुछ अपना हल्का फुल्का बहुत कम प्रसार करते हैं, तो बहने का गुण इनमें होता ही नहीं। ठीक, तो बच्चों अगला जो टॉपिक आता है वो द्रव पदार्थ के लिए है, और द्रव पदार्थों के गुण पढ़ेंगे हम। पहले द्रव पदार्थों की स्थिति क्या होती है वो जरा देख लेंगे। हमारे पास एक फ्लो चार्ट छोटा सा बना लेंगे इसका हम। तो अणु जो होते हैं इसके ठोसों की तुलना में थोड़े दूर दूर होते हैं, और इनके बीच जो आकर्षण बल होता है वो ठोसों की तुलना में कम होता है, और ये अनियमित गति करते हैं। तो देखेंगे आकार एवं आयतन की बात करी जाए तो इनका आकार, जिस बर्तन में ये द्रव रखे जाते हैं उस बर्तनों का आकार ग्रहण कर लेते हैं। जब हम बात करें एक गिलास में पानी की, उस पानी को हम यदि थाली में कर देंगे थाली का रूप ले लेगा।
यदि और किसी बर्तन में करेंगे तो उस बर्तन का रूप ले लेगा। तो आयतन तो जो होता है, आयतन तो होता है इनका निश्चित और आकार होता है अनिश्चित, क्योंकि जब हमने पानी को विभिन्न विभिन्न बर्तनों में रखा तो उसका आकार तो बदला किंतु उसका आयतन वही रहा जो उसका पहले रूप में था। तो आकार तो आपका हो गया अनिश्चित और आयतन हो गया इसका निश्चित। चलिए अगली बात करते हैं हम घनत्व की। इकाई आयतन में यहाँ पर कणों की संख्या या अणुओं की संख्या ठोसों की तुलना में कम होती है, और हमने आपको बताया था इकाई आयतन में कणों की संख्या घट जाएगी तो वहाँ घनत्व भी घट जाएगा। तो ठोसों से तो कम होता है इसका आयतन, घनत्व सॉरी ठोसों से कम, किंतु गैसों की तुलना में अधिक होता है। बात करते हैं संपीड्यता की। चूंकि इनके अणुओं के बीच में गैप है, जब इसमें बाहर से बल लगाया जाएगा, दाब डाला जाएगा, तो हम देखेंगे इन अणुओं का आकार, जो स्थान है अणुओं के बीच का गैप है, वो गैप नज़दीक हो जाएगा, कम हो जाएगा, अर्थात इनको दबाया जा सकता है। और जब द्रव को दबाते हैं तो उनका आयतन घट जाता है। तो क्या होगा, संपीड्यता इनकी ठोसों से अधिक होती है। ठोसों से बहुत अधिक, किंतु गैसों की बात करें, गैसों की तुलना में कम होते हैं। बात करते हैं ऊष्मा प्रसार की। द्रव पदार्थ पर जब हम ऊष्मा अर्थात ताप बढ़ाते हैं तो इनके अणुओं के बीच की जो गतिज ऊर्जा है वो बढ़ती है। ये बहुत तेज़ी से ऊष्मा पा करके दाएं बाएं अपनी गति करने लगते हैं तेज़ी से। और जब आपने देखा होगा, जब पानी को गर्म करते हैं तो कण एक स्थिति में तो बहुत धीरे धीरे तली से ऊपर की ओर जाते हैं, किंतु जब ताप अधिक हो जाता है तो द्रव के जो कण हैं वो तली से ऊपर सतह पर बहुत तेज जाने लगते हैं, जिसे हम बोल देते हैं उबलना, और ऊष्मा पा करके ये भाप अवस्था में पहुंच जाते हैं। तो ऊष्मा प्रसार का इन पर प्रभाव बहुत अधिक होता है। ठीक है, ऊष्मा प्रसार का प्रभाव अधिक होता है। चलिए बात करते हैं, कहेंगे बहने का गुण। द्रव ऊंचाई से गहराई की ओर बहते हैं और इस गुण को हम क्या कहते हैं, तरलता का गुण। ठोसों में ये गुण नहीं होता। अब अगली बात, एक बात और है कि भाई इनका आयतन आकार निश्चित क्यों होता है। मैंने अभी बताया था कि ये अपने अणु के अंदर जो गतिज ऊर्जा रखते हैं, उनके अंदर इतनी गतिज ऊर्जा होती है कि ये अपने बर्तन का आकार छोड़कर बाहर नहीं जा सकते, केवल बर्तन की सीमा के अंदर ही रहते हैं। इसीलिए द्रव का आकार अनिश्चित होता है और आयतन निश्चित होता है। चलिए अगली बात करते हैं हम गैस पदार्थ की। तो गैस पदार्थ की बात करते हैं तो गैसों के पहले हम प्रारूप देख लेते हैं। तो एक छोटा सा हम प्रारूप बनाते हैं इसका। हम मान लिया ये हमारे पास इकाई आयतन है, हम इनमें अणु दिखा रहे हैं। तो गैस के अणु बहुत दूर दूर होते हैं और बहुत तेज़ी से ये गति करते रहते हैं। तो ये गैस के अणुओं का आकार हमने इसमें शो करके दिखा दिया है। गणों जो गैस के अणु हैं इनकी अवस्था दिखा दी हमने। तो बात करते हैं गैस के पदार्थ के गुणों की। तो आकार एवं आयतन की बात करें तो गैस के अणुओं के बीच जो गैप होता है बहुत अधिक होता है। जब बहुत ज़्यादा अधिक होता है गैप,
तो इन पर लगने वाला जो अंतराण्विक बल है वह नगण्य होता है। जब अंतराण्विक नगण्य बल होता है तो समझ लीजिए इनका आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित होते हैं। क्यों? जैसे ही इस पर बाहर से कोई इस आकार को या आयतन को रिलीज करने का मौका मिलता है, जो जिस वजह से बाहरी दाब के कारण अपनी द्रव्यावस्था में होते हुए तो ये अपने स्थान छोड़ करके परिवेश में भ्रमण करने लगते हैं। यदि हम इसका एग्जाम्पल लें तो एक इत्र की बोतल की बात करें तो जैसे हम जब तक इत्र की बोतल बंद होती है तो हमें उसके गंध महसूस नहीं होती है। जैसे ही हम उस इत्र की नोजल को थोड़ा दबाते हैं तो अतिरिक्त दाब जो गैस पर पड़ा था, जिसकी वजह से वह शीशी के अंदर इत्र था, वह हट जाता है और पूरे कमरे में उस इत्र के कण घूमने लगते हैं और हमें लगता है जैसे इस कमरे में भी या जिस कमरे में आप प्रयोग कर रहे हैं उस कमरे में सेंट के कण बिखरे हुए हैं। तो हम कहते क्या है, आकार की और आयतन की बात करें तो इन दोनों के गैसों के जो आकार एवं आयतन होते हैं दोनों ही अनिश्चित होते हैं। दोनों होते हैं अनिश्चित, आकार भी और आयतन भी दोनों ही अनिश्चित होते हैं। बात करते हैं घनत्व की। यहाँ पर इकाई आयतन में गैस के अणुओं की संख्या बहुत कम है, नगण्य है, ना के बराबर मानी जाती है, तो घनत्व इनका बहुत कम होता है, नगण्य के बाद बहुत कम। किससे? ठोस और द्रव दोनों से। चलिए अगली बात करते हैं, संपीड्यता। चूंकि यहाँ अणुओं के बीच गैप बहुत ज़्यादा है तो दाब लगाने से इनका आयतन बहुत तेजी से घटाया जा सकता है और इनके कणों को नज़दीक लाया जा सकता है। इस अवस्था में जैसे ही इनका तेजी से आयतन घटता है तो ये द्रव अवस्था में आ जाते हैं और इस अवस्था में ही हम घरों में जो एलपीजी, सीएनजी या कोको कोला या और अन्य पेय पदार्थ की बात करते हैं जो उन गैसों का मिश्रण होता है तो वह इस संपीड्यता के गुण के कारण ही होता है। जब कोको कोला ड्रिंक्स आप यूज करते हैं, आप उसका ढक्कन खोलते हैं, बहुत तेज़ी से गैस निकलती है। क्यों निकलती है? क्योंकि अतिरिक्त दाब द्वारा इस गैस में विलेय पदार्थ को मिला दिया जाता है। ये आप हेनरी के नियम के अनुसार ये बात कक्षा इंटर में पढ़ने वाले हैं। चलिए, तो संपीड्यता क्या होती है? बहुत अधिक होती है। ठोस द्रव की तुलना में सबसे अधिक होती है। ऊष्मा प्रसार बात करेंगे। ऊष्मा प्रसार करें तो ये ताप पा करके बहुत अनियमित गति करते हैं, इनकी गति ऊर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और बर्तन की दीवार पर ये दाब डालते हैं। इन अनियमित गति के कारण ही बर्तन की सतह पर दाब पड़ता है, जिसे गैस का दाब कहते हैं। बात करते हैं बहने का गुण। गैस बहती नहीं बल्कि विसरित होती हैं। कहते हैं इनमें विस्तरण का गुण होता है। और विस्तरण को बात करें तो विस्तरण क्या होता है? विस्तरण इनके घनत्व पर निर्भर करता है और विस्तरण को हम आर से लिखते हैं और आर जो होता है इन गैसों के घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि गैस का हमारे पास यदि अणुभार भी है तो वह अणुभार के लिए भी वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चलिए अगली बात करते हैं। हाँ तो स्टूडेंट, अभी तक जो हमने पढ़ा वो ठोस द्रव गैस के रूप में अंतर भी पढ़ लिए। अब बात करते हैं कि यदि हम ताप और दाब की अवस्थाओं में परिवर्तन कर सकते हैं तो बच्चों एक पदार्थ की भौतिक अवस्था से पदार्थ की दूसरी भौतिक अवस्था प्राप्त की जा सकती है। और आज हम इस टॉपिक को जो जोड़ रहे हैं वो टॉपिक आपका बैठेगा पदार्थों का ताप एवं दाब अंतर परिवर्तन या अंतरा परिवर्तन हम जो रूपांतरण बोल देते हैं। तो इस रूप की यदि हम बात करें तो बच्चों हम किसी ठोस पदार्थ को
ताप में वृद्धि करके उसको ठोस से द्रव में, द्रव से गैस में। कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जो ठोस से डायरेक्ट, तो ये अंतरा रूपांतरण है, तो हम इसको अंतर रूपांतरण चक्र भी कह देते हैं। तो पहली बात करते हैं, तो ये ताप और दाब के अनुसार हम बदल सकते हैं। अगर हम बात करें ठोस की, और दूसरी अवस्था प्राप्त हो रही है हमें द्रव, और तीसरी प्राप्त हो रही है हमें गैस, तो हम ठोस, द्रव और ये गैस, इनको परिवर्तन के लिए हम बात करते हैं। और हम गर्म करें, गर्म करने पर ये ठोस द्रव आ जाता है, तो हम इसको बोलते हैं पिघलना, ठीक, अंग्रेजी बोलते हैं मेल्टिंग। यदि हम बात करें द्रव से गैस में लाने वाली बात, तो हम बोलते हैं बाष्पीकरण। हम यहां पर एक घटना क्वथन भी बोल सकते हैं, पर दोनों में डिफरेंस है, और इस डिफरेंस को हम बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताने वाले हैं। यदि हम बात करें ठोस को गर्म करने पर गैस में आ जाए, तो हम बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। और यदि हम बात करते हैं, ये तो बात थी गर्म करने की, ताप देकर इनका ताप बढ़ा करके अवस्था परिवर्तन की बात थी। यदि हम ताप घटा दें, ताप घटा दें अर्थात शीतल ताप इनको दें, तो द्रव से ठोस बनने की प्रक्रिया, जमना, जो बोलते मेल्टिंग। अब बात करते हैं गैस को ठंडा किया जाए, द्रव में लाया जाए, तो प्रक्रिया हो जाएगी आपकी संघनन, बोलते कंडेंसेशन। यदि बात करें, हम कहें कि गैस पदार्थ से ठोस में लाया जाए, तो बोलते हैं निक्षेपण, और निक्षेपण बोलते हैं हम डिपोजिशन। तो एक तो हो गया आपका मेल्टिंग, एक वेपराइजेशन हो गया, एक आपका सब्लिमाइन हो गया, सब्लिमाइन बोलते हैं। जमने को फ्रीजिंग बोलते हैं, संघनन को कंडेंसेशन बोलते हैं, और निक्षेपण को डिपोजिशन बोलते हैं। अब पहली बात करते हैं हम, पिघलना क्या होता है? पिघलना या गलना, तथा गलनांक। ऊष्मा पाकर, ठोसों का ऊष्मा पाकर या तापमान बढ़ा करके द्रव अवस्था में प्राप्त करना ही पिघलना कहलाता है या गलना कहलाता है। जिस ताप पर जिस निश्चित ताप पर यह प्रक्रिया होती है, जिस निश्चित ताप पर कोई ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में आ जाता है, उस निश्चित ताप को ही गलनांक कहते हैं। अगली बात करते हैं बाष्पीकरण एवं क्वथन। तो बाष्पीकरण एवं क्वथन तथा क्वथनांक, जो देखेंगे बहुत रोचक टॉपिक है ये। द्रव का ऊष्मा पाकर या ताप पाकर के गैस अवस्था में आना अर्थात भाप बनकर उड़ना बाष्पीकरण कहलाता है। यहाँ पर मैंने क्वथन भी लिखा है, तो बाष्पीकरण और क्वथन में थोड़ा डिफरेंस है, ये समझने की आवश्यकता है। बाष्पीकरण जो होता है वह ऊपरी सतह से होता है, द्रव की ऊपरी सतह से होता है, और यह क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, ताप पर निर्भर करता है, वायु की गति पर निर्भर करता है। क्वथन जो होता है, क्वथन बर्तन को हम जो है डायरेक्टली हीट दे करके किसी बर्नर से या किसी स्टोव से गर्म करते हैं, तब ये क्वथन प्रक्रिया होती है।
ये सामान्य ताप से ही प्रारंभ हो जाती है। जैसे वायुमंडल में हमने कोई थाली में पानी भर कर रख दिया और सूर्य की किरणें इस पर पड़ी और ये उड़ना प्रारंभ होगा। ये सामान्य भाषा में बाष्पीकरण था। पर हम जो दूसरी बात कर रहे हैं, बर्तन में पानी भर करके उसको हम गर्म करने गैस पर, तो वो क्या हुआ, क्वथन होगा। क्योंकि क्वथन की प्रक्रिया जो होती है, बर्तन के अंदर जो द्रव भरा हुआ है वह प्रत्येक भाग से प्रारंभ हो जाती है, चाहे वो तली के रूप से हो या बर्तन में भरे पानी के मध्य रूप से हो, चाहे ऊपरी सतह से हो। ठीक, तो क्वथन तो किसी भी भाग से प्रारंभ हो जाएगी, जबकि बाष्पीकरण जो होगी वो हमेशा ऊपरी सतह से होगी। चलिए इसका डिफरेंस आपको तैयार करना है। अगली बात करते हैं कहें कि ऊर्ध्वपातन की। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो ठोस अवस्था में होते हुए जब तापमान दिया जाता है या उनको गर्म किया जाता है तो सीधे गैस अवस्था में पहुंच जाते हैं। ऐसे पदार्थों को हम बोलते हैं ऊर्ध्वपातज, सब्लिमाइन बोलते हैं अंग्रेजी में। और ये प्रक्रिया होती है ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया। ऊर्ध्वपातज पदार्थ हो गए जो ठोस से गैस में गए, जो प्रक्रिया हुई वही ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातज पदार्थ जैसे आपके नमक, आयोडीन, नेप्थलीन, अमोनियम क्लोराइड, ये इस प्रकार के पदार्थ हैं। जब हमको इनको सॉलिड में रखते हैं और हीट देते हैं तो ये पुनः बहुत तेजी से गैस अवस्था में आ जाते हैं। तो यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड को जब गर्म किया तो क्या होता है, ये अमोनिया गैस में और हाइड्रोजन क्लोराइड गैस में बन करके उड़ना प्रारंभ हो जाते हैं। यदि हम इसको, इन गैसों को रोक सकते हैं फनल के द्वारा ऊपर कीप पर, इसकी प्रक्रिया हम आपको एक पीडीएफ जब भेजेंगे तो इसका चित्र बाकायदे आपको सेंड किया जाएगा विद डायग्राम। तो ऊपर रुई रख देते हैं कीप के, जिससे गैस रुक जाती हैं और ठंडा होने पर दोबारा से जम जाती हैं। और जमने पर क्या हो जाता है, ये एरो हम पीछे लगा देते हैं, ये ठंडापन हो गया या शीतलपन, तो दोबारा से ठोस अवस्था में जाती हैं। वे पदार्थ जो गैस से ठोस अवस्था में आते हैं वो निक्षेपण प्रक्रिया कहलाती है और पदार्थ निक्षेपित पदार्थ कहलाते हैं। तो ये प्रक्रिया आपको याद करनी है। अगली बात करते हैं, हमने ऊर्ध्वपातन के साथ साथ हमने निक्षेपण भी पढ़ लिया, क्योंकि जो पदार्थ ठोस से गैस में जा रहे थे सीधे बिना द्रव में आए वो ऊर्ध्वपातज पदार्थ कहलाए, प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन रही। किंतु गैसों को ठंडा करने पर वो द्रव में ना करके सीधे ठोस में आ जाएं तो निक्षेपण पदार्थ कहलाएंगे, यह प्रक्रिया निक्षेपण कहलाएगी। अब चलते इधर से, गर्म वाली प्रक्रिया खत्म, अब शीतलता या तापमान गिराने वाली बात चल रही है। जैसे हम निक्षेपण की बात की है, यहाँ पर गैसों को ठंडा किया जाए तो वो द्रव अवस्था में आ जाती हैं और इस प्रक्रिया को कहते हैं संघनन। आपने जब देखा होगा, जब घर में हम खाना बनता है तो खाना बनते समय या पानी उनी गर्म करते हैं तो गर्म पानी करने के बाद हम उसके ऊपर तस्तरी रख देते हैं बर्तन के ऊपर, और कुछ देर बाद जब पानी जब ठंडा हो जाता है तस्तरी को उठा के देते हैं तो तस्तरी के ऊपर द्रव के कण महसूस होते हैं, दिखा देते हैं। वो कहाँ से आते हैं, जो अंदर अतिरिक्त गैस के ऊर्जा थी भाप के रूप में वह बर्तन की ऊपर तस्तरी से टकरा करके ऊर्जा खो देती है और संघनित हो जाती है, अर्थात द्रव के कणों में बदल जाती है। ये प्रक्रिया आपकी कहलाती है संघनन। जो निश्चित ताप पर होती है वह संघनन का बिंदु अर्थात संघनन ताप बिंदु कहलाता है। बात करते हैं क्या है कि द्रव से ठोस कहलाने की। भाई अगर कोई द्रव पदार्थ को इतना ठंडा किया जाए, द्रव पदार्थ को इतना ठंडा किया जाए कि वह जमने लगे तो ये प्रक्रिया फ्रीजिंग या जमना कहलाती है। और फ्रिज में जब हम पानी को रख देते हैं गर्मियों के दिनों में तो क्या करते हैं, हम बर्फ़ बनाना चाहते हैं तो वह 0 डिग्री सेल्सियस पर जमना प्रारंभ हो जाता है। तो ये प्रक्रिया क्या होगी आपकी, जमना या फ्रीजिंग। जो पानी उबलता है वह 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, पानी जो जमता है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है, और 25 डिग्री सेल्सियस तापमान पर अर्थात सामान्य ताप पर पानी द्रव अवस्था में होता है, जल द्रव अवस्था में होता है। ये प्रक्रिया से संबंधित क्वेश्चन आपके सिलेबस में जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगला टॉपिक। हाँ तो बच्चों अब बात करते हैं, हम कहें कि बाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक की। तो मुख्य रूप से 3 कारक हमारे पास ऐसे हैं जो बाष्पीकरण की दर को प्रभावित करते हैं। बाष्पीकरण मैंने आपको बताया था एक सतही प्रक्रिया है, अर्थात सतह से होने वाली प्रक्रिया है। जैसे ही तापमान पदार्थ का बढ़ता है तो वह सतह से होना प्रारंभ होती है। तो
सतह का क्षेत्रफल बढ़ने से बाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। इसको जरा समझेंगे थोड़ा सा। यदि हम अलगनी पर भीगे कपड़ों को लटका दें, ठीक, उनमें हमें क्या करना है, एक कपड़े को आपको हमें क्या करना है, सिकुड़ कर रखना है, एक को फैलाकर लटकाना है। तो जो सिकुड़ा हुआ होगा वह देर से सूखता है और जो फैला हुआ है वह जल्दी सूख जाता है, क्योंकि सतह का क्षेत्रफल बढ़ने से बाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है, वह जल्दी सूख जाता है। तापमान की बात करते हैं। तापमान बढ़ता है तो बाष्पीकरण की दर भी बढ़ती है। तेज़ धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। अगली बात, वायु की गति करते हैं बात। तो वायु की गति यदि तेज होती है तो वस्त्र में या किसी पदार्थ में उपस्थित नमी अर्थात जो द्रव की मात्रा होती है, आर्द्रता होती है, वह तेज वायु के कणों के साथ मिलकर के वायु में घुल जाती है, ये चली जाती है, जिससे कपड़ा जल्दी सूख जाता है। कुछ अन्य और कारक हैं जो हम आपको पीडीएफ में भेज देंगे, पर अगली बार तो भी जोड़ते हैं। देखिए, तो हमने बाष्पीकरण की घटना पढ़ी, तो बाष्पीकरण की घटना को प्रभावित करने वाले कारक भी पढ़ लिए, किंतु बाष्पीकरण हमारे दैनिक जीवन में बहुत घटनाएं लाती है और हमारे आसपास ऐसी घटनाएं रोज घटती हैं। यदि हम इन घटनाओं की स्टडी करें तो पहली बात हम करते हैं सूती वस्त्र से स्टार्ट करते हैं। हमें गर्मी में सूती वस्त्र पहनने में बहुत सुखद महसूस होता है। क्यों? क्योंकि सूती वस्त्र जो है हमारे शरीर से उत्पन्न ऊष्मा को जल्दी एब्जॉर्ब कर लेते हैं और हमारे शरीर से जो प्रस्वेद अर्थात पसीना निकलता है, स्वेटिंग जैसे अंग्रेजी में बोल देते हैं, वह वायुमंडल में विलीन हो जाता है। और जैसे बाष्पीकरण होता है, तो एक याद रखनी वर्ड आपको कि जैसे बाष्पीकरण होता है शीतलता प्रदान होती है। मतलब जहाँ बाष्पीकरण होगा वहाँ शीतलता अनुभव होगी। इसीलिए हमें हमारे पसीने का जब बाष्पीकरण हो जाता है तो हमारे शरीर का तापमान गिर जाता है और हमें शीतलता महसूस होती है। अगली बात करते हैं हम नेल पॉलिश को हटाने के लिए एसीटोन, जिसका फॉर्मूला होता है CH3COCH3 का प्रयोग करते हैं। तो क्या होता है, नेल पॉलिश को हटाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, तो हमें जब हमारे हाथ से टच हो जाता है बड़ा ठंडक महसूस होता है, क्योंकि ये एक ऊर्ध्वपातज पदार्थ है। जैसे ही हमारे शरीर की ऊष्मा पाता है बहुत तेज़ी से वायुमंडल में विलीन हो जाता है और हमारे शरीर के जहाँ से इसने एनर्जी ली है वहाँ का तापमान गिर जाता है और हमें ठंडक महसूस होती है। अगली बात करते हैं हम घरों में जब गर्मी ज़्यादा होती है, ये गर्मी के दिन में क्या करते हैं, हम फर्श पर पानी डाल देते हैं और हमें वह फिर कमरे में शीतलता महसूस होती है। पानी गिरते ही जो फर्श की अतिरिक्त ऊर्जा थी वह उड़कर बाष्पीकृत हो जाती है और कमरे का तापमान गिर जाता है, फर्श का तापमान गिर जाता है और हमें ठंडक महसूस होती है। हम बात करते हैं यदि कप और प्लेट की बात करते हैं चाय पीने के लिए, तो आपने देखा होगा कि कप के अंदर यदि चाय भर ली जाए और इसी प्रकार से चाय हम भर लेते हैं प्लेट में, तो कप की बात करते हैं, ठीक, और एक बात करते हैं हम प्लेट की। तो चाय हमने भर ली, ठीक, तो हमें दिखाई देता है कि जो चाय है वो कप की अपेक्षा प्लेट में जल्दी ठंडी हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर सतह का क्षेत्रफल कम है और यहाँ ज़्यादा है। जो सतह का क्षेत्रफल ज़्यादा होगा तो बाष्पीकरण जल्दी हो जाएगा। इसके अतिरिक्त ऊष्मा जो गतिज ऊर्जा है अणुओं की, वो ऊष्मा के रूप में बाहर निकल जाएगी और ये तापमान इसका तेज़ी से डाउन नहीं हो पाएगा इसकी अपेक्षा, क्योंकि यहाँ क्षेत्रफल ज़्यादा है। ये जल्दी ठंडा हो जाएगा, ये देर से ठंडा होगा, ठीक। चलिए अगली बात करते हैं हम कहेंगे कि बर्फीले जो स्थान होते हैं वहाँ पर जब बर्फ़ गिरती है तो हमें वहाँ पर ज़्यादा तुरंत एकदम ठंडक महसूस होने लगती है, किंतु ऐसा जो बर्फ़ वहाँ पर पड़ती है वहाँ को गलाने के लिए हमें अतिरिक्त ऊष्मा की आवश्यकता होती है जो अन्य क्षेत्रों से ली जाती है, और जहाँ बर्फ़ पड़ती है वहाँ पर तुरंत इतनी ठंडक महसूस नहीं होती, जबकि उसके पास वाले क्षेत्र में जल्दी ठंडक महसूस हो जाती है, क्योंकि अतिरिक्त ऊष्मा वहाँ से ट्रांसफ़र होकर के उस बर्फ़ को गलाने में खर्च हो जाती है। अब बात करें हम, यदि हम एक गिलास में ठंडा पानी भर दें तो कुछ देर बाद पता चलता है कि बर्तन की सतह पर या गिलास की बाहरी सतह पर थोड़ी थोड़ी बूंदें इकट्ठा हो जाती हैं। इसी प्रकार की बात करते हैं हम तो ये घटना कहेंगे बाष्पीकरण के कारण होती है। चलिए अगली बात करते हैं, घड़े या सुराही में पानी भरने पर गर्मी में हमें वह पानी बहुत ठंडा महसूस होता है। गर्मी में वातावरण में आर्द्रता बहुत कम होती है
और घड़े या सुराही के अंदर बहुत बारीक बारीक कैपिलरीज अर्थात छिद्र होते हैं। उन छिद्रों से होकर के पानी निकल कर बाहर बूंदों के रूप में जमा हो जाता है, बहुत छोटी छोटी बूंदों के रूप में। जब वायुमंडलीय गर्म हवा उससे टकराती है तो वह बूंद बहुत तेजी से वाष्पित होकर के उड़ जाती हैं और ऊष्मा ग्रहण करके छोड़ देती हैं। इस ऊष्मा का तापमान, ऊष्मा छूटने से वहाँ पर तापमान गिर जाता है, ठीक। और अंदर तापमान घड़े का अधिक होने से वह ऊष्मा बाहर की ओर, कम ताप की ओर चलती है। तो धीरे धीरे अंदर का तापमान भी बाहर आने लगता है और अंदर का पानी ठंडा हो जाता है। इस प्रकार से हमें गर्मियों में घड़े या सुराही का पानी शीतलता महसूस कराता है। कूलर की बात करें तो कूलर में भी ये नियम लागू होता है। चलिए, तो बच्चों अगला जो टॉपिक जुड़ता है आपकी इस एनसीईआरटी बुक के अनुसार, वो टॉपिक आता है ताप। तो बच्चों हमें पहले समझना चाहिए ताप क्या होता है। अंग्रेजी बोलते हैं टेम्परेचर। ताप वह भौतिक प्रक्रिया है या भौतिक राशि है जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु के ठंडेपन अथवा गर्माहट की तुलना करते हैं या पहचान करते हैं, ठीक। तो बच्चों अब बात आती है ताप मापन क्या होता है। वस्तुओं का ताप नापने की प्रक्रिया को तापमापन कहते हैं। एक वर्ड मिलेगा आपको तापमापी। तो जिस यंत्र से वस्तुओं को या वस्तुओं के ताप का मापन किया जाता है उस युक्ति को हम बोलते हैं तापमापी। अब बात करते हैं तापमापी हमारे 9th के सिलेबस के अनुसार हमें कितने पढ़ने हैं? पढ़ने में 3। तो बच्चों कौन कौन से पढ़ने हैं ये देख लेंगे। एक सेल्सियस नाम के साइंटिस्ट थे, एक फ़ारेनहाइट के नाम के थे और एक केल्विन नाम के थे। इन तीनों साइंटिस्टों ने अपने अपने अलग तापमापी दिए हैं और इन तीनों का संबंध हमारे सिलेबस के अनुसार है और उन पर आधारित प्रश्न है। देखेंगे, एक तो सेल्सियस हो गया, एक आपका हो गया फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट, एक हो गया केल्विन। तो इन तीनों तापमापी के लिए हमने यहाँ पर इनका एक प्रारूप बना दिया है। तो ये तो होगा आपका सेल्सियस का, ये तो होगा आपका फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट, ठीक। और एक होगा आपका केल्विन, ठीक। चलिए, अब इन्होंने जो तापमापी के 2 बिंदु होते हैं, एक तो शीतल बिंदु और एक भाप बिंदु। कांच की नली में एक बारीक छिद्र होता है, उसको एक तरह से बंद करके एक बार हिमांक बर्फ पर करके एक भाप वाले बर्तन में खड़ा करके ये तापमापी बनाए जाते हैं। चलिए, फिर उसके पश्चात पारा भर करके इसको बंद कर दिया जाता है। चलिए बात करते हैं इनका 0 डिग्री सेल्सियस बात करें हम, तो 0 डिग्री सेल्सियस पर जो सेल्सियस तापमापी होता है ये 100 भागों में बटा होता है, 0 से 100 तक का। जो फ़ारेनहाइट था वह 32 डिग्री से 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बटा हुआ होता है और केल्विन है वो 273.15 केल्विन या 273 केल्विन के से 373 केल्विन तक बटा हुआ होता है। बात करते हैं इन तीनों में संबंध क्या होता है, संबंध क्या होता है। तो बच्चों ध्यान देखेंगे, मैंने आपसे कहा 0, 32 और 273। तो आप एक बात ध्यान रखना है, 0 से 100 में यहां पर 100 भाग हो गए, 32 से 212 की बात करें तो यहां पर 180 भाग हो जाएंगे और 273 से यहाँ 373 बात करें तो 100 भाग हो जाएंगे। यहाँ पर बहुत हल्का रिलेशनशिप याद करना आपको। देखिए, सेल्सियस को लिखते हैं C से, फ़ारेनहाइट को लिखते हैं F से, केल्विन लिखते हैं K से। इसका न्यूनतम बिंदु क्या है 0, इसका न्यूनतम बिंदु क्या है -32 और इसका न्यूनतम बिंदु क्या है 273। इस प्रकार से आपको याद करना है। अब इसमें कितने भाग थे 100, इसमें कितने भाग थे 180, इसमें कितने भाग थे 100। तो आपका ये रिलेशनशिप बन जाता है, किंतु हम इसको
जीरो ना लिख करके यहाँ पर एस छोड़ लेते हैं। या इसमें 20 का पहाड़ा कॉमन है, 20 पंजे 100 और 20 नम्मा 180 और 20 पंजे 100। हम चाहें तो इसको यहाँ भी छोड़ सकते हैं। अगली बात करें तो इन दोनों को अलग अलग लेकर के हम इनके फॉर्मूला बना सकते हैं आवश्यकता अनुसार। ओके, और तीसरा जो रिलेशनशिप हो जाएगा आपका वो हो जाएगा, पहले हम दोनों को लिया हमने, फिर इन दोनों को लिया, अगली बार ये और ये ले लेते हैं अनुपात के फॉर्मूले से। 5 5 कट जाएगा, सी बराबर के माइनस 273 हो जाएगा। अगली बात करें या में तो 273 उधर ले जाइए, सी प्लस 273 हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगी के बराबर। इस पर एक न्यूमेरिकल कराते हैं, जब देखेंगे। हाँ, तो हम न्यूमेरिकल लेते हैं सेल्सियस में बदलने के लिए। तो हमने कहा है सेल्सियस को केल्विन में बदलना, तो आपने देखा सेल्सियस वाला और केल्विन वाला फॉर्मूला कौन सा है, ये है। ठीक, तो हम केल्विन सेल्सियस का फॉर्मूला सी बराबर के माइनस 273। सूत्र आपका हो जाएगा सी बराबर के माइनस 273। तो हमारे पास के की वैल्यू कितनी है 300 डिग्री केल्विन और 273 ये था, घटा दीजिए कितना रह गया 27 आ गया सेल्सियस। ठीक है, अगली बात करते हैं हम, इसको ट्राई करेंगे ऐसे ही। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, कहेंगे फ़ारेनहाइट बदलना है। तो फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, फ़ारेनहाइट फॉर्मूला किस प्रकार का है, सी बराबर C/5 F माइनस 32/9। तो हम क्या करेंगे, सी वाली वैल्यू उसमें पुट कर देंगे 25/5 F माइनस 32/9। ये 5 पंजे 25 हो जाएगा, 5 आ गया, F माइनस 32/9, इसे गुणा कर लेंगे इसकी, 9 पंजे 45, F माइनस 32 इधर लिया के इधर माइनस का, इधर का प्लस का हो जाएगा, ये जोड़ लेंगे और आपका आ गया आंसर 5 और 2 7 और 4 दिन 4 3 7 फ़ारेनहाइट। अगली बात करते हैं, हम कहें कि ये जो हमें तीनों संबंध लिखे थे, तो देखिए बच्चों, जल का जो हिमांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस होता है, सेल्सियस में बात 0 की बात करेंगे, फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट बात करेंगे, केल्विन में 273 की बात करेंगे। कक्ष का ताप और कमरे का जो तापमान होता है वो 25 डिग्री सेल्सियस माना जाता है, फ़ारेनहाइट में 77 है और 98 केल्विन माना जाएगा। मानव शरीर जो तापमान होता है वह 37 डिग्री सेल्सियस होता है, फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, और जो डॉक्टर टेम्परेचर नापता है आपका वो इसी में नापता है। ठीक, 300 केल्विन 310 केल्विन आपका केल्विन पैमाने में हो जाएगा। जल जो उबलता है वह 100 डिग्री सेल्सियस उबलता है, और फ़ारेनहाइट की बात करें तो 212 और केल्विन की बात करें तो 373। इस प्रकार से हमने आज आपका 1 to y एक टॉपिक आपका चैप्टर में ले लिया है, और इस टॉपिक पर आधारित एक न्यूमेरिकल 100% आपको हर परीक्षा में रखा जाता है। इस चैप्टर से संबंधित जितने भी टॉपिक पढ़ाए गए हैं उनसे संबंधित एक PDF फाइल आपको सेंड कर दी जाएगी, और आप इस चैप्टर को बहुत डीपली से तैयार करें। ओके।